नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। नमस्कार। इस भाग में हम 3 जून की योजना के बारे में जानेंगे, जिसे माउंटबेटन योजना या कभी-कभी मेनन योजना भी कहा जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही निर्णायक योजना थी। बिल्कुल। इस योजना ने सत्ता हस्तांतरण और स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के निर्माण की, आप कह सकते हैं, एक रूपरेखा प्रस्तुत की। सही कहा। और इसमें रियासतों के विलय के लिए जो कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान थे, वो एक तरह से बरकरार रखे गए। हाँ, जिससे रियासतों को औपचारिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा, ये सवाल रह गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा हो गई। तो आइए इसी महत्वपूर्ण पड़ाव की बारीकियों में उतरते हैं। शुरुआत थोड़ी सी पृष्ठभूमि से करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये तो करीब साफ हो गया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। हाँ, ये तो तय था। प्रधानमंत्री एटली ने तो बल्कि जून 1948 तक सत्ता सौंपने की एक समय सीमा भी एक तरह से घोषणा कर दी थी। अच्छा। हाँ, और इसी माहौल में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उनका मुख्य उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण की कोई ऐसी योजना बनाना जो मतलब सभी पक्षों को मंजूर हो। उन्होंने एक संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें दोनों शामिल हों। और दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग को उस समय स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। अच्छा, उन्होंने खारिज कर दिया था। हाँ, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह भारत की एकता बनी रहे। और जहां तक मुझे ध्यान है, ये एक त्रिस्तरीय ढांचा था। मतलब केंद्र सरकार के पास सिर्फ विदेश, रक्षा और संचार जैसे कुछ बेहद जरूरी विषय होते और बाकी सारी शक्तियां प्रांतों के पास चली जाती। आपने बिल्कुल सही समझा। प्रांतों को आपस में समूह बनाने की भी छूट थी। ईट जटिल संतुलन साधने की कोशिश थी। आप कह सकती हैं कांग्रेस की एक मजबूत केंद्र की इच्छा और मुस्लिम लीग की प्रांतीय स्वायत्तता की मांग के बीच। लेकिन रियासतों के लिए क्या था इसमें? रियासतों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि जैसे ही ब्रिटिश सत्ता खत्म होगी, रियासतों पर से उनकी सर्वोपरिता यानी पैरामाउंसी वो भी खत्म हो जाएगी। पैरामाउंसी? अच्छा। हाँ। इसका मतलब था कि सैद्धांतिक रूप से वे आजाद हो जाएंगे अपना भविष्य चुनने के लिए। लेकिन ये पूरी योजना आखिर में तो सफल नहीं हुई। नहीं, विफल हो गई। कांग्रेस का कहना था कि संविधान सभा पूरी तरह संप्रभु होगी और वो योजना में कोई भी बदलाव कर सकती है। अच्छा। जिससे मुस्लिम लीग को लगा कि उनके हित सुरक्षित नहीं रहेंगे और वो भी पीछे हट गई। तो गतिरोध बन गया। सही बात है। इसी सियासी गतिरोध के बीच मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए और आखिरी वाइसरॉय बनकर आए। हाँ। उनका काम सीधा था, ब्रिटेन को भारत से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकालना, और वो भी जल्दी। उनका फोकस तो इसी पर था। बिल्कुल। शुरुआत में उनका ध्यान रियासतों पर उतना नहीं था। ये मामला राजनीतिक विभाग मतलब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट देख रहा था, जिसके प्रमुख थे सर कॉनराड कोफील्ड। कोरफील्ड का नजरिया तो साफ था कि भाई सर्वोपरिता खत्म होने पर सारी शक्तियां रियासतों को वापस मिलनी चाहिए, वे पूरी तरह स्वतंत्र हों। तो जब कैबिनेट मिशन योजना नाकाम हो गई, तब माउंटबेटन ने एक नई योजना पर काम शुरू किया, जिसे प्लान बाल्कन कहा गया। सुना है ये काफी विवादास्पद था। अरे, विवादास्पद कहना तो शायद कम होगा। हाँ, मई 1947 में इस पर काम हुआ। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद माउंटबेटन और उनके स्टाफ ने ये विकल्प तैयार किया। क्या था ये प्लान बाल्कन? इस प्लान बाल्कन के तहत सत्ता सीधे 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अलग अलग सौंपी जानी थी। अलग अलग मतलब हर प्रांत खुद तय करता कि उसे क्या करना है। भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में अगर बनता है, या स्वतंत्र रहना है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों को तो अपने विभाजन पर वोट करने का भी अधिकार दिया गया था। ये तो सुनने में ही खतरनाक लगता है। इसका मतलब तो देश अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा खतरा था। रियासतों को तो वैसे भी स्वतंत्र माना ही गया था इसमें, जो बाद में किसी भी गुट से समझौता कर सकती थीं। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति बनती। दर्जनों स्वतंत्र राज्य शायद आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते। और इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी? माउंटबेटन ने इसे लंदन भेजा, और कमाल की बात यह है कि ब्रिटिश कैबिनेट ने इसे 1 हफ्ते के अंदर मंजूरी भी देगी। शायद उन्हें लगा कि यही सबसे आसान तरीका है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का। लेकिन भारतीय नेताओं ने इसे कैसे लिया? नेहरू और पटेल, उन्हें तो ये कतई मंजूर नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। नेहरू तो इस योजना को देखकर सचमुच दहल गए थे।
उन्होंने माउंटबैटन को लिखा कि ये विखंडन, अंतहीन संघर्ष और पूरी अव्यवस्था की तस्वीर है जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सिर्फ कोई राजनीतिक असहमति नहीं थी, ये इस गहरी समझ को दिखाता था कि प्लान बाल्कन भारत की बरसों से बनी प्रशासनिक और सामाजिक एकता की बुनियाद को ही तबाह कर सकता था। सरदार पटेल भी इसके सख्त खिलाफ थे। और वीपी मेनन, जो उस समय सुधार आयुक्त थे और माउंटबैटन के संवैधानिक सलाहकार भी, उनका क्या कहना था? वीपी मेनन ने भी माउंटबैटन को सीधी और स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये योजना अकल्पनीय है और इससे देश इस तरह बटेगा कि एकता का सवाल ही नहीं उठेगा। उन्होंने भी विरोध किया? हाँ, उन्होंने साफ कहा कि इसका नतीजा सिर्फ अराजकता और गृह युद्ध होगा। मेनन की जो व्यावहारिक समझ थी और प्रशासनिक अनुभव, उसने उन्हें इस योजना के खतरों को तुरंत भांपने में मदद की। नेहरू और मेनन की इतनी तीखी प्रतिक्रिया ने जरूर माउंटबैटन को सोचने पर मजबूर किया होगा। निश्चित रूप से। माउंटबैटन समझ गए कि प्लान बाल्कन एक विनाशकारी भूल साबित हो सकती है और यहीं पर वीपी मेनन की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। कैसे? माउंटबैटन ने मेनन की तरफ देखा, जिनके पास पहले से ही एक वैकल्पिक योजना का, आप कह सकते हैं, एक खाका तैयार था। अच्छा, मेनन इस पर पहले से काम कर रहे थे, ये तो दिलचस्प है। हाँ, मेनन काफी दूरदर्शी थे। उन्होंने देखिए दिसंबर 1942 में ही तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिन लिथगो को एक अंतरिम सरकार का प्रस्ताव दिया था, जिसमें रियासतें रक्षा और विदेश मामलों पर केंद्र के साथ जुड़ती। ओह, 1942 में? हाँ, बाद में बदलते हालात देखकर उन्होंने इसे दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के ब्लूप्रिंट में विकसित कर लिया था। उनका तर्क था कि विभाजन अब शायद जरूरी हो गया है, लेकिन यह प्रांतों के स्तर पर न होकर दो केंद्रीय सत्ताओं के बीच होना चाहिए, और वो भी डोमिनियन स्टेटस के आधार पर, ताकि सत्ता का हस्तांतरण जल्दी और व्यवस्थित तरीके से हो सके। और कहा जाता है कि उन्होंने ये नई योजना माउंटबैटन के कहने पर कुछ ही घंटों में तैयार कर दी थी। हाँ, कहानी तो यही है। शायद उनके पास मूल ढांचा पहले से था, जिसे उन्होंने माउंटबैटन की जरूरत के हिसाब से तुरंत अंतिम रूप दे दिया। कमाल है। माउंटबैटन मेनन के तर्कों और नेहरू की प्रतिक्रिया से सहमत हो गए। उन्होंने प्लान बाल्कन को रद्द किया और मेनन की योजना को लेकर लंदन गए। ब्रिटिश सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी और यही योजना 3 जून 1947 को सार्वजनिक रूप से घोषित की गई। तो इसे ही हम जून 3 प्लान या माउंटबैटन प्लान कहते हैं। हाँ, हालांकि इसके पीछे वीपी मेनन का दिमाग और मेहनत थी, ये जानना जरूरी है। ये वो पहला आधिकारिक दस्तावेज था जिसने भारत की आजादी और विभाजन की रूपरेखा तय की। तो अगर हम तुलना करें प्लान बाल्कन और इस 3 जून योजना में बुनियादी फर्क क्या था? मतलब वो क्या चीज थी जिसने इसे नेहरू और पटेल के लिए स्वीकार्य बना दिया? देखिए, सबसे बड़ा फर्क सत्ता के हस्तांतरण के स्तर पर था। प्लान बाल्कन क्या कर रहा था? वो सत्ता को अलग अलग प्रांतों में बिखेर रहा था, जिससे अनगिनत स्वतंत्र इकाइयां बन सकती थी। एक तरह से भारत का बाल्कनीकरण हो जाता, जैसे कभी बाल्कन प्रायद्वीप के देशों का हुआ था। हाँ, हाँ। इसके उलट 3 जून योजना ने सत्ता को दो मुख्य केंद्रीय सरकारों, भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का रास्ता अपनाया। हाँ, विभाजन हुआ, लेकिन देश को पूरी तरह से बिखरने से बचा लिया गया। इसने एक केंद्रीय ढांचे को बनाए रखा, भले ही वो बटा हुआ था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अंतर है। तो अब इस 3 जून योजना के अंदर क्या क्या मुख्य बातें थी, जरा उन पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहली बात, इसने साफ तौर पर मान लिया कि कैबिनेट मिशन योजना अब काम नहीं कर सकती, ये फेल हो चुकी है। ओके। ये भी स्पष्ट किया गया कि जो मौजूदा संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही है, वो करती रहेगी, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं होगा जो उसे मानने को तैयार नहीं है। और ये कैसे तय होना था कि कौन से हिस्से तैयार हैं और कौन से नहीं? उनकी मर्जी जानने का क्या तरीका बताया गया? इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई, खासकर बंगाल और पंजाब के लिए, जहां हिंदू और मुस्लिम आबादी काफी मिली-जुली थी। इन प्रांतों की विधानसभाओं को 2 हिस्सों में बैठक करनी थी, एक में मुस्लिम बहुल जिलों के सदस्य और दूसरे में बाकी जिलों के सदस्य। अच्छा, 2 अलग बैठकें। हाँ, यूरोपीय सदस्यों को छोड़कर। फिर दोनों हिस्सों को अलग अलग वोट करना था कि क्या वे प्रांत का बंटवारा चाहते हैं। अगर किसी भी एक हिस्से का साधारण बहुमत बंटवारे के पक्ष में होता तो बंटवारा हो जाता। और अगर बंटवारे का फैसला होता तो फिर सीमाएं कौन और कैसे तय करता? ये तो बहुत ही पेचीदा काम रहा होगा। बिल्कुल।
योजना में कहा गया कि अगर बंटवारे का फैसला होता है तो वाइसरॉय एक सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन नियुक्त करेंगे। ठीक है। इस आयोग का काम होगा मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी वाले आसपास के बहुमत वाले इलाकों के आधार पर सीमाएं तय करना। साथ ही ये भी कहा गया कि आयोग अन्य कारकों मतलब अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेगा। अन्य कारक, इसका क्या मतलब था? हाँ, ये अन्य कारक क्या थे ये स्पष्ट नहीं किया गया, जिसने बाद में सीमा निर्धारण में काफी विवाद पैदा किया। खैर, बंगाल के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी थी। ये तो हुई बंगाल और पंजाब की बात। बाकी क्षेत्रों जैसे सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले का क्या होना था? सिंध की विधानसभा को सीधे वोट करके तय करना था कि वो मौजूदा संविधान सभा में शामिल होगी या नई बनने वाली यानी पाकिस्तान की सभा में। NWFP के लिए जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम का प्रावधान था, लेकिन एक शर्त थी, ये तभी होता अगर पंजाब के पश्चिमी हिस्से ने बंटवारे और नई संविधान सभा में जाने का फैसला किया होता। अच्छा, ये शर्त क्यों? इसकी वजह NWFP की भौगोलिक स्थिति और वहां का राजनीतिक माहौल था, जहां कांग्रेस की सरकार थी लेकिन मुस्लिम लीग का भी खासा प्रभाव था। तो एक संवेदनशील मुद्दा था। समझ गया। और बलूचिस्तान? इसी तरह ब्रिटिश बलूचिस्तान को भी अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने और ये तय करने का मौका दिया जाना था कि वो किस संविधान सभा में शामिल होना चाहता है। और सिलेट? वो तो असम का हिस्सा था। हाँ, असम एक गैर मुस्लिम बहुल प्रांत था, लेकिन उसका सिलहट जिला मुस्लिम बहुल था और बंगाल से सटा हुआ था। इसलिए तय हुआ कि अगर बंगाल का बंटवारा होता है तो सिलहट में भी जनमत संग्रह होगा कि क्या वे असम में ही रहना चाहेंगे या पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था उसमें शामिल होंगे। तो काफी जटिल प्रक्रियाएं थी ये सब तय करने के लिए। हाँ, बहुत। और जाहिर है अगर देश बंट रहा था तो संपत्ति, देनदारियां, सरकारी कर्मचारी, सेना, इन सब का बंटवारा भी तो करना था। योजना में इसका जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। योजना ने इस बात पर जोर दिया कि अगर विभाजन होता है तो प्रशासनिक मामलों के बंटवारे पर तुरंत बातचीत शुरू करनी होगी। जैसे इसमें केंद्र सरकार के विषय जैसे रक्षा, संचार, मुद्रा आदि का विभाजन, संपत्ति और देनदारियों का बंटवारा, सरकारी कर्मचारियों का विकल्प चुनना, सेना और पुलिस का बंटवारा, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, ये सब बहुत जटिल मुद्दे शामिल थे जिन पर तुरंत काम शुरू करने की जरूरत थी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, रियासतें। इस 3 जून योजना ने उनके बारे में क्या कहा? उनकी स्थिति इतनी अनिश्चित क्यों बताई जाती है? ये इस योजना का शायद सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकती हैं विवादास्पद पहलू था, खासकर रियासतों के नजरिए से। योजना के पैरा 18 में साफ लिखा था कि बंटवारे और सत्ता हस्तांतरण के ये सभी फैसले सिर्फ ब्रिटिश भारत पर लागू होते हैं। सिर्फ ब्रिटिश भारत पर? हाँ, रियासतों के संबंध में 12 मई 1940 के कैबिनेट मेमोरेंडम वाली नीति ही लागू रहेंगी। और वो नीति क्या थी कि ब्रिटिश राज खत्म होते ही रियासतों पर से ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता यानी पैरामाउंसी भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ फिर? क्या वे पूरी तरह आजाद हो गई? तकनीकी रूप से हाँ, पैरामाउंसी खत्म होने का मतलब था कि वो न तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन रही, न ही वे सत्ता भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनी। वे कागज पर स्वतंत्र हो गई। तो फिर? लेकिन 3 जून योजना ने उनके भविष्य के लिए कोई स्पष्ट रास्ता नहीं सुझाया। न तो ये कहा गया कि उन्हें अनिवार्य रूप से भारत या पाकिस्तान में शामिल होना होगा, न ही उनके शामिल होने की कोई प्रक्रिया बताई गई। उन्हें बस एक तरह से बीच मझधार में छोड़ दिया गया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी अनिश्चितता थी जिसने आगे चलकर बहुत समस्याएं पैदा की। और एक और जरूरी बात, योजना ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख भी तो जून 1948 से पहले कर दी थी। हाँ, ये भी एक अहम बदलाव था। राजनीतिक दलों की इच्छा और देश में जो हालात बिगड़ रहे थे उनको देखते हुए योजना में प्रस्ताव था कि सत्ता हस्तांतरण 1948 का इंतजार किए बिना 1947 में ही डोमिनियन स्टेटस के आधार पर कर दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस, इसका क्या मतलब था? डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि भारत और पाकिस्तान अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होंगे, लेकिन नाम मात्र के लिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य रहेंगे और ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्राध्यक्ष मानेंगे, कम से कम तब तक जब तक वे अपना संविधान नहीं बना लेते। अच्छा। इसे सत्ता जल्दी सौंपने का सबसे व्यवहारिक तरीका माना गया उस वक्त।
इतनी बड़ी और दूरगामी योजना पर अलग-अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जबरदस्त रही होंगी। भारतीय नेताओं ने इसे कैसे स्वीकार किया? पटेल, नेहरू। सरदार पटेल ने वीपी मेनन की योजना के पीछे के तर्क को तुरंत समझ लिया। उनका मानना था कि ये एक कड़वी गोली है, लेकिन देश को और ज्यादा विखंडन से बचाने के लिए इसे निगलना ही होगा। व्यवहारिक नजरिया। हाँ, नेहरू भी अनिच्छा से सहमत हुए। वे इसे कैबिनेट मिशन योजना का ही एक संशोधित रूप मान रहे थे और डोमिनियन स्टेटस के जरिए जल्दी सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में थे। उन्हें इस बात से भी शायद कुछ राहत मिली कि माउंटबैटन पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने रहने को तैयार थे, जिससे सत्ता का संक्रमण सुचारू रूप से हो सके। और जिन्ना? उनके लिए तो पाकिस्तान के बनने का रास्ता साफ हो गया था। जिन्ना ने योजना के मूल सिद्धांतों पर तो सहमति जताई, लेकिन उन्होंने तुरंत लिखित में हाँ कहने से परहेज किया। शायद वे देखना चाहते थे कि कांग्रेस का अंतिम रुख क्या रहता है। हाँ, अच्छा। बाद में उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक बुलाई, जहां योजना को एक समझौते के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। हालांकि कई लोग बटे हुए पंजाब और बंगाल से नाखुश थे। जाहिर है। और रियासतों के शासकों की क्या प्रतिक्रिया थी, जिनके लिए आपने कहा कि स्थिति सबसे ज्यादा अनिश्चित थी? उनकी प्रतिक्रिया मिली जुली थी, लेकिन ज्यादातर नकारात्मक थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान, जो उस समय चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे और रियासतों को मिलाकर एक तीसरी शक्ति बनाने का सपना देख रहे थे, वो इस योजना से बहुत निराश हुए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत या पाकिस्तान के रहमो करम पर छोड़ दिया है। उन्होंने गुस्से में चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया। कई दूसरे राजा महाराजा भी नाराज और चिंतित थे। उन्हें डर था कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होने पर उनकी सत्ता और पहचान खत्म हो जाएगी। कई अपने राज्यों में लोकतांत्रिक सुधार लागू करने से हिचक रहे थे, जिससे कांग्रेस उन्हें वैसे भी पसंद नहीं करती थी। यानी वो एक मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। हाँ, बिल्कुल। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। कुछ रियासतों जैसे बीकानेर और पटियाला ने स्थिति की गंभीरता को समझा और स्वेच्छा से भारत में शामिल होने का फैसला जल्दी कर लिया। लेकिन ज्यादातर असमंजस में थे या स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद पाले हुए थे। 3 जून योजना का मसौदा तैयार करना, उसे सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य बनाने में मदद करना और फिर बाद में सरदार पटेल के साथ मिलकर सैकड़ों रियासतों को भारत में एकीकृत करने का वो असंभव सा दिखने वाला काम करना, इन सब में वीपी मेनन की भूमिका केंद्रीय थी, जिसे अक्सर उतना श्रेय नहीं मिलता जितना शायद मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 जून की योजना वो दस्तावेज साबित हुई जिसने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की शर्तों को तय किया। इसने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को अभूतपूर्व तेजी तो दी, लेकिन साथ ही इसने रियासतों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सर्वोपरिता यानी पैरामाउंसी का खत्म होना और विलय के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप न होना, इसने एक ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी जिसने आज़ादी के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। रियासतों का एकीकरण अपने आप में एक महागाथा है, जिसकी जड़ें कहीं न कहीं इसी 3 जून योजना की अस्पष्टता में थीं। वाकई, और शायद अगली बार हम इसी पर और गहराई से बात कर सकते हैं कि कैसे इस अनिश्चितता ने रियासतों के भारत या पाकिस्तान में विलय की जटिल और नाटकीय प्रक्रिया को आकार दिया। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प विषय होगा। ये सोचना ही अपने आप में दिलचस्प है कि बिना किसी स्पष्ट दिशा निर्देश के सैकड़ों रियासतों का भाग्य आखिर कैसे तय हुआ होगा। इसी सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ते हैं।